नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम द तारीख। आज की कहानी उन 3 चापेकर बंधुओं से जुड़ी है जिन्होंने एक अत्याचारी अंग्रेज अधिकारी को मौत के घाट उतार कर खुद फांसी पर झूल गए। हम आज चर्चा करेंगे ऐसे मराठा क्रांतिकारियों की जिन्होंने ऐतिहासिक किताबों में तो कम ही जगह दी गई है, साथ ही उनके पिता की जिन्होंने सनातन संस्कृति में सर्वाधिक प्रचलित सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्तमान स्वरूप हमारे सामने रखा। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा यह किताब वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। द तारीख कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको रोजाना के किस्से कहानियों से रूबरू कराते हैं। जब कभी कोई कहता है कि हमारे घर में आज कथा है तो एक ही कथा का विचार आता है, सत्यनारायण कथा। लेकिन आज से 150-200 साल पहले यह कथा इतनी अधिक प्रचलित नहीं थी। माना जाता है कि साल 1890 के आसपास पुणे के एक प्रसिद्ध कथावाचक हरि विनायक ने स्कंद पुराण से इस कथा का हिंदी अनुवाद किया था, ऐसी मान्यता है। हालांकि आज हरि विनायक सत्यनारायण कथा के अनुवाद के लिए नहीं जाने जाते बल्कि अपने बेटों की वजह से जाने जाते हैं। हरि विनायक कमजोर आर्थिक स्थिति वाले थे, कथा कीर्तन करके ही परिवार चलाते थे। इस कीर्तन मंडली में उनके 3 बेटों का ही उन्हें साथ मिलता था, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। तीनों बेटों में दामोदर का काम भजन लिखना होता था, जबकि बालकृष्ण और वासुदेव पिता के भजन गाते वक्त ढोल और मंजीरा पर उनका साथ देते थे। तीनों बेटों की अच्छी स्कूली शिक्षा न होने के बाद भी परिवार में संस्कारों में संस्कृत और मराठी का अच्छा ज्ञान था। पुणे के पास चिंचवड़ नाम की एक जगह है। अब वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन बात उस वक्त की है जब हम बात कर रहे हैं लेट 1990 की, जब वह एक ग्रामीण इलाका था। इसी इलाके में एक चापा नाम का गांव था। हरि विनायक इसी गांव में अपनी पत्नी द्वारका और तीनों बेटों के साथ रहा करते थे। पुणे में प्लेग फैलता है। साल 1896 के आखिरी में भयंकर प्लेग फैलता है। सामान्य मौतों से पुणे में दुगनी मौतें हो रही हैं। 1857 की क्रांति को 40 साल बीत गए हैं। अंग्रेज़ों का दमनकारी शासन जारी है। मुंबई के आसपास के इलाकों में प्लेग फैल रहा है। फरवरी 1897 में गवर्नर ने शहर का दौरा किया। तब तक पुणे में भारी आबादी प्लेग की शिकार हो चुकी थी। हालात पर नियंत्रण कसने के लिए प्लेग कमेटी बनाई गई। मार्च 1897 में ब्रिटिश अधिकारी चार्ल्स रैंड को इस समिति का अध्यक्ष बनाकर भेजा गया। लेकिन प्लेग कंट्रोल पर उसका तरीका बड़ा अमानवीय था। सैनिक लोगों के घरों में घुसते, उनको निर्वस्त्र करके प्लेग की जांच करते, बिना महिलाओं और मर्दों को भेद किए बिना। सैनिक घरों से सामान भी लूट रहे थे। देवी देवताओं की मूर्तियों को घरों से बाहर फेंकी जा रही थीं। गोपाल कृष्ण गोखले तो यहाँ तक कहते हैं कि प्लेग की जांच के बहाने ब्रिटिश सैनिकों ने 2 महिलाओं के बलात्कार तक किया था। सैनिकों को खुला छोड़ दिया गया था। बाल गंगाधर तिलक ने अपने अखबार केसरी में लिखा था, महारानी राज्य के सचिव और उनकी काउंसलिंग को बिना किसी विशेष फायदे के लोगों पर अत्याचार कराने का आदेश नहीं देना चाहिए था। बीमारी से मरने से ज़्यादा कष्टदायी अंग्रेज़ों की यातनाएं थीं। चापेकर बंधुओं को भी यह नागवार गुजरा। चापेकर बंधुओं को स्पष्ट था कि यह ज्यादती के लिए रैंड जिम्मेदार है और उन्होंने उसकी हत्या की योजना बना डाली। इसी दौरान रानी विक्टोरिया के नाम का एक जश्न हुआ पुणे में। तारीख थी 22 जून 1897। इस तारीख को रानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक की डायमंड जुबली मनाई जानी थी। अंग्रेज़ों के सभी अधिकारी तैयारियों में चूर थे। शहर में आग लगी हो और शासक जश्न मनाए। लोगों के इसके खिलाफ भी गुस्सा बहुत ज़्यादा था। चापेकर बंधु भी गुस्से में जल रहे थे। उन्होंने मुंबई, तब उसे बम्बई कहा जाता था,
उसके फोर्ट इलाके में लगी रानी विक्टोरिया की मूर्ति पर कालिख पोत दी और जूतों की माला पहनाकर वहां से भाग गए। दामोदर चापेकर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, 22 जून 1897 को महारानी विक्टोरिया के अभिषेक की हीरक जयंती के दिन हमें यकीन था कि शहर के सभी आला अफसर इसमें शामिल होंगे। रैंड के ठिकाने लगाने का यह सुनहरा मौका हमारे सामने था। कई दिन तक हमने रैंड की बग्घी का पीछा किया, उसकी सारी गतिविधियां परखी, समूह का कौन सदस्य क्या काम करेगा यह सब तय हुआ। 22 जून 1897 को जश्न का माहौल था। शाम के 7 बजे चापेकर बंधु भी भीड़ में छुप गए। तय हुआ कि रैंड की बग्घी सेनापति बापट मार्ग पर जब पहुंचेगी तो उस पर हमला किया जाएगा। उस इलाके में पीले रंग की एक हवेली की ओट में छुपकर चापेकर बंधु हाथ लगाकर बैठ गए। रात 9:30 बजे के आसपास कार्यक्रम खत्म होने के बाद रैंड की बग्घी रोड पर दिखी। एक साथी जोर से चिल्लाया, गोंडिया आला रे। मराठी में बोला गया ये संबोधन था। इतने में बालकृष्ण ने बग्घी पर बैठे आदमी पर गोली चला दी, लेकिन यह रैंड नहीं था, उसका सहयोगी लेफ्टिनेंट आयर्स था। गोली लगते ही आयर्स नरक की तरफ रवाना हो गया। दामोदर समझ गए रैंड दूसरी बग्घी में है। उन्होंने पलक झपकते ही दूसरी बग्घी पर चढ़कर रैंड पर गोली चला दी। रैंड पर गोली गर्दन में लगी, खून बहने लगा। वहाँ मौका देखकर चापेकर बंधु भाग खड़े हुए। रैंड को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी 3 जुलाई को उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार आग बबूला हो गई। मासूमों पर जुल्म होने लगे। तिलक ने अपनी संपादकी में इसकी तुलना पागल हाथी से की थी। इधर रैंड की हत्या करने वाले को खबर देने पर 20,000 का इनाम रख दिया गया। 20,000 आप आज के हिसाब से नहीं, लेट 19वीं सेंचुरी के हिसाब से सोचिए। जांच अधिकारी एक एंग्लो इंडियन था, हैरी ब्रेविन नाम। बहुत ही चालाक, क्षेत्र का जानकार, मराठी बोलने में सक्षम। उसने जेल में बंद 2 भाइयों गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र द्रविड़ को इनाम का लालच देकर सारी जानकारी निकलवा ली। 30 सितंबर 1897 को मुंबई से दामोदर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान चापेकर बंधुओं की मां का देहांत हो चुका था। मां के दोनों भाई बालकृष्ण और वासुदेव भी जहां छुपे हुए थे। उन्होंने मात्र 600 रुपये लेकर दोनों की खबर पुलिस को दे दी। वो भी पकड़े गए। दामोदर को 18 अप्रैल 1898 में फांसी दी गई, लेकिन वासुदेव ने अपनी गिरफ्तारी के पहले अपने भाई दामोदर को पता बताने वाले दोनों द्रविड़ बंधुओं को मार डाला। इसके बाद साल 1899 में वासुदेव को 8 मई और बालकृष्ण को 12 मई को फांसी की सज़ा दी गई। साथियों, आपको यह ऐतिहासिक किस्सा कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय अवश्य दें और हमारा किताब वाला चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।